हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं 3 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक की करंट अफेयर। ज्योतिरादित्य सिंधिया और मनसुख मांडविया ने पेरिस ओलंपिक पर जारी किया स्मारक डाक टिकट सेट। केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 33वें पेरिस ओलंपिक के उपलक्ष्य में आज सोमवार स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी के रंग भवन में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों और प्रसिद्ध एथलीटों ने भाग लिया। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित खेल हस्तियों की मौजूदगी रही, जिनमें हाल ही में कांस्य पदक जीतने वाले सरबजोत सिंह भी शामिल थे, जिन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अन्य उपस्थित लोगों में पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा और स्टीपल चेज एथलीट सुधा सिंह भी शामिल थीं। बांग्लादेश में तख्तापलट शेख हसीना ने पीएम पद से दिया इस्तीफा, अंतरिम सरकार का होगा गठन। बांग्लादेश से लगातार राजनीतिक उथल-पुथल की खबरें आ रही हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और वह सोमवार को किसी अज्ञात स्थल पर चली गई हैं। दरअसल ढाका में विरोध प्रदर्शन काफ़ी उग्र हो चुका है। शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना ने बांग्लादेश छोड़ दिया और कहाँ पर आ गई हैं? इंडिया में। नेपाल को रेल और पानी जहाज से जोड़ने के लिए भारत से होगी वार्ता, पीएम ओली ने ये बात बोली है। नेपाल सरकार भारत के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करना चाहती है। इसी कार्यक्रम में अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश में रेल का संजाल बिछाने, भारत से लगी सभी सीमाओं को रेल के साथ जोड़ने और कोसी बागमती नदी में जहाज चलाने के लिए भारत सरकार के साथ बातचीत शुरू किए जाने की बात कही है। नेपाल और भारत के बीच बढ़ेगी रेल कनेक्टिविटी। यातायात मंत्रालय की समीक्षा बैठक में पीएम ओली ने कहा, इस समय सिर्फ जनकपुर धाम से जयनगर तक रेल सेवा संचालन में है, लेकिन अब नेपाल की अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में भी रेल का संजाल बिछाने के लिए भारत के साथ होने वाले द्विपक्षीय वार्ता का एजेंडा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेपाल में भी पूर्व पश्चिम रेल चलाने के कार्य को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाएगा। ओली ने कहा कि नेपाल के तराई क्षेत्र में बन रहे रेलवे मार्ग को भारत के विभिन्न शहरों के साथ जोड़कर हम भारत में से लाखों श्रद्धालुओं, दर्शनार्थियों और पर्यटकों को नेपाल लाया जा सकता है। पेरिस ओलंपिक, भारतीय हॉकी टीम का दमदार प्रदर्शन, पेनल्टी शूटआउट में ब्रिटेन को 4-2 से हरा सेमीफाइनल में पहुंची। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंडिया ने ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। हालांकि नियमित समय 120 मिनट के बाद मुकाबला 1-1 से बराबरी पर छूटा था। शूटआउट में भारत ने किया कमाल, लगातार 4 गोल दागे। लोकप्रिय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन, चंद्रबाबू नायडू ने जताया शोक। लोकप्रिय भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति 84 का निधन हो गया। वह पिछले कुछ समय से वृद्धावस्था से संबंधित बीमारियों से पीड़ित थी। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने शनिवार देर शाम अंतिम सांस ली। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से भारत की ख्याति को पूरी दुनिया में फैलाने वाली यामिनी आंध्र प्रदेश से जुड़ी एक तेलुगु अभिनेत्री थी। उनका जन्म 1940 में आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले में कृष्णमूर्ति दंपत्ति के घर हुआ था। एसएसबी के डीजी दलजीत सिंह ने संभाला बीएसएफ महानिदेशक का पदभार। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक डीजी दलजीत सिंह चौधरी ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता आयोजित, दोनों पक्षों ने मजबूत सहयोग के आशय पर हस्ताक्षर किए। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता गुरुवार 1 अगस्त को
नई दिल्ली में आयोजित हुई। इसकी सह अध्यक्षता रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और वियतनाम की राष्ट्रीय रक्षा के उप मंत्री वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल हुआंग जुआन चिएन ने की। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मुद्दों की समीक्षा की और जून 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वियतनाम यात्रा के दौरान 2030 की ओर भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी पर संयुक्त विजन वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने के बाद संबंधों में हुई परिवर्तनकारी प्रगति का उल्लेख किया। भारतीय दूतावास ने भूटान में आयोजित कार्यशाला में फैसई सिंह ने जागरूकता सत्र का किया नेतृत्व। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फैसई ने 29 जुलाई 2024 से 1 अगस्त 2024 तक भूटान में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित 4 दिवसीय व्यापक क्षमता निर्माण कार्यशाला में खाद्य आयात नियमों और आवश्यकताओं पर जागरूकता सत्रों का नेतृत्व किया। कार्यशाला में प्रमुख कृषि उत्पादों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ व्यापार नीति, नियमों, प्रक्रियाओं के आवश्यक पहलुओं को शामिल किया गया। दरअसल हाल ही में भूटान के BFDA और भारत के FSSAI यानी कि फैसई ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया कि भूटानी खाद्य और कृषि निर्यात भारत के सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं, दोहरे निरीक्षण की आवश्यकता को वापस समाप्त करते हैं और भूटानी व्यवसायों के लिए अनुपालन लागत को कम करते हैं। यह कार्यक्रम भूटान के कई स्थानों पर आयोजित किया गया, जिसमें थिम्पू, फुट शॉलिंग, गैल्फू और समद्रुप जोंगखार शामिल है। भारत ने स्मार्टफोन के इस्तेमाल से 80 करोड़ लोगों को गरीब रेखा से बाहर निकाला। UNGA अध्यक्ष ने यह बात बोली है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी ने भारत की डिजिटलीकरण पहल की सराहना करते हुए कहा कि देश के तेजी से विकास और गरीबी के उन्मूलन में इतनी बड़ी भूमिका निभाई है। फ्रांसीसी ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन में वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए शून्य भूख की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि भारत ने स्मार्टफोन के इस्तेमाल से पिछले 5-6 वर्षों में 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। UPI लेन देन बढ़कर 20.64 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। हर महीने जुड़ रहे 60 लाख नए उपयोगकर्ता। देश में इंटरनेट की स्पीड के साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहा है। जुलाई महीने में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI आधारित लेन देन में जबरदस्त उछाल आया। यह आंकड़ा 20.64 लाख रुपए तक पहुंच गया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने गुरुवार को इस संबंध में आंकड़े जारी किए। रिपोर्ट में कहा गया है कि UPI लेन देन में पिछले साल के मुकाबले 35% की बढ़ोतरी हुई। UPI से हर महीने जुड़ रहे 60 लाख नए उपयोगकर्ता। जुलाई में UPI से होने वाले कुल लेन देन की संख्या लगभग 4% मासिक आधार पर बढ़कर 14.44 बिलियन हो गई। औसत दैनिक लेन देन की मात्रा 466 मिलियन रही। UPI पर अब हर महीने 60 लाख नए उपयोगकर्ता जुड़ रहे हैं, जिसकी वजह UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड और विदेशों से इसकी शुरुआत है। PM मोदी ने जापानी स्पीकर और प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। आधुनिक क्षेत्रों में सहयोग करने पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के स्पीकर और उनके प्रतिनिधि मंडल से गुरुवार को मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की। PM मोदी ने पारंपरिक विनिर्माण के साथ साथ सेमीकंडक्टर, EV, हरित और स्वच्छ ऊर्जा जैसे आधुनिक क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय युवाओं के लिए जापानी भाषा में प्रशिक्षण सहित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर भी चर्चा की। भारत और वियतनाम ने रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने और सहयोग बढ़ाने के लिए 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किया। भारत और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई नई दिल्ली में द्विपक्षीय एवं प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान भारत और वियतनाम ने सीमा शुल्क, कृषि, कानूनी, रेडियो, टेलीविज़न प्रसारण, संस्कृत, पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने और सहयोग बढ़ाने के लिए 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यह बात विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार ने नई दिल्ली में कही। दोनों नेता भारत वियतनाम संबंधों को और गहरा करने पर हुए सहमत। उन्होंने भी यह बात कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने वियतनामी समकक्ष फाम मिन चिन के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि दोनों नेता आर्थिक,
रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाकर भारत वियतनाम संबंधों को और गहरा करने पर सहमत हुए। उन्होंने कहा कि वियतनाम एक तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और भारत वियतनाम द्विपक्षीय व्यापार 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया है। और इसी के साथ हो जाते हैं करंट अफेयर्स समाप्त। धन्यवाद।